हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हम लोग चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एन फैक्टर। हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था कि एन फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट इक्विवेलेंट का फार्मूला हम लोगों ने देखा था कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके बाद डिस्कस किया था एन फैक्टर एसिड्स के लिए, है ना, कि एन फैक्टर एसिड्स का क्या होता है। तो एन फैक्टर एसिड्स का क्या होता है, उसकी बेसिसिटी जितनी होती है उतना ही क्या होता है, एन फैक्टर होता है। बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेट, यानी कि किसी भी एसिड में जितना H प्लस आयन डोनेट करता है उतनी ही क्या होती है, उसकी बेसिसिटी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे हम लोग कि एप्लीकेशंस ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर का जो एप्लीकेशन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलो वो तो बात की बात है, शुरू करते हैं हम लोग। तो जहाँ तक आपने लिखा था उसके आगे ही बात करेंगे। उसके आगे नोट करिएगा कि डिपेंडिंग अपॉन, नोट करिएगा, डिपेंडिंग अपॉन बेसिसिटी ऑफ एन एसिड categorize into acid categorizes into monobasic, diabasic, मोनोबेसिक, डायबेसिक लिखा है, डाइबेसिक होगा, डाइबेसिक, और फिर लास्ट में क्या है, ट्राइबेसिक। ठीक है, तो बेसिसिटी के हिसाब से क्या है, हम एसिड को, और आगे भी होता है बट अपने को केवल इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इतने ही होते हैं। तो 3 कैटेगरी हो जाती है हमारे एसिड्स की, एक मोनोबेसिक, एक डाइबेसिक और एक ट्राइबेसिक। देखो मोनोबेसिक क्या होता है, मोनोबेसिक का मतलब क्या होता है, जिसकी बेसिसिटी होती है 1। मोनोबेसिक की जो बेसिसिटी होती है वो होती है 1, यानी कि वो एसिड जिसकी बेसिसिटी 1 होगी वो कहलाएगा मोनोबेसिक एसिड। सिमिलरली जो डाइबेसिक एसिड होगा उसकी बेसिसिटी होगी 2। क्या होगी, उसकी बेसिसिटी होगी 2, यानी कि जिसकी बेसिसिटी 2 होगी वो डाइबेसिक एसिड होगा। एंड सिमिलरली जिसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 3 होगी, वो कहलाएगा ट्राइबेसिक एसिड्स। आओ अपन क्या करते हैं, इसके एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मोनोबेसिक में अगर हम एग्जांपल देखें बेटा तो अपने पास आ जाता है HCl। HCl में अगर आप देखें तो सिंगल H प्लस बाहर निकलता है, क्लियर ना। देखो सिमिलरली अगर हम बात करें, देखो HNO3 भी एक मोनोबेसिक एसिड है। देखो सिंगल H प्लस निकल रहा है बाहर। लाइकवाइज अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH। ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, एसीटेटाइन और प्लस H प्लस। ठीक है, क्लियर। फॉर्मिक एसिड, ये ब्रेक होगा कैसे, फॉर्मेटाइन और प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरी है किसकी, मोनोबेसिक एसिड की। उसी तरह देखो डाइबेसिक एसिड कौन होते हैं, जिनके पास 2H प्लस होता है। जैसे एग्जांपल हम बात करें, हमारा सबसे ज़्यादा फेमस H2SO4, क्योंकि H2SO4 को आप जब डिसोशिएट करोगे यू विल गेट 2H प्लस प्लस SO4 2-। क्लियर। सिमिलरली अपने पास है कार्बोनिक एसिड H2CO3। whenever you dissociate कार्बोनिक एसिड you will get other 2H प्लस। ध्यान रखिएगा ये कार्बोनिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है। ठीक है, ये 100% डिसोशिएट नहीं होता है। जैसा कि मैं जिस तरह से H2SO4 को डिसोशिएट कर चुका हूँ उस तरह से मैं एक स्टेप में इसको डिसोशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि जो वीक एसिड होते हैं उनको हम सिंगल स्टेप में कभी भी डिसोशिएशन नहीं कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जैसे H2SO4 हो गया,
है ना। हमारे पास 6 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। पहला जो कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रा एसिड, जिनके 3 टाइप होते हैं, HCl, HBr, HI। दूसरी जो कैटेगरी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड को, उसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड जो होते हैं वो फिर से फर्दर 3 टाइप के होते हैं। HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक H2SO4 ये भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारे पास क्या है, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उनको तो हम 100% डिसोशिएट कर सकते हैं, यानी कि वो पहले ही स्टेप से क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं वो एक स्टेप में ब्रेक नहीं होते हैं। वो कितने स्टेप में ब्रेक होते हैं? जैसे ये डायबेसिक है तो ये 2 स्टेप पे ब्रेक होगा, क्लियर ना। वो भी 100% नहीं ब्रेक होगा, क्लियर ना। तो चलिए, ये चीज़ तो आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि जो एसिड्स होते हैं उनके 2 टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का 100% डिसोसिएशन होता है, वहीं पर जो वीक एसिड होते हैं उनका 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम बात करें इसके आगे, अगर हम ब्रेक करें तो देखो ये आ जाएगा कार्बोनेट आयन, ठीक है, क्लियर ना। वो एक्वस वगैरह आप लगा लो, एक्वस तो रहेगा ही रहेगा, क्लियर ना। चलें, और अगर हम लेते हैं तो मेरे पास क्या है? ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलेट आयन सबको पता है, C2O4 रेडिकल में पढ़ाया हुआ है आपको। रेडिकल में आप लोगों ने देखा होगा इसको, C2O4 के ऊपर कितना चार्ज था? -2, ठीक है। तो जब इसको आप ब्रेक करोगे ये भी क्या टूटेगा? 2H+ देगा आपको, और बाहर निकालेगा क्या? ऑक्जेलेट आयन। ज़रा देखो, क्या यही था हमारा ऑक्जेलेट आयन? क्लियर। सिमिलरली अगर हम बात करें H2CO3, सॉरी यहाँ पर अगर हम बात करें H3PO4 की, H3PO4, बताओ इसमें कितने H+ हैं? 3 H+ है। कितने हैं H+? 3 H+ हैं। तो ये 3 स्टेप में ये ब्रेक होगा। पहला स्टेप जब होगा जब सिंगल H+ देगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा? 2 H+ देगा, और तीसरे स्टेप में क्या होगा? ये अपने तीनों H+ डोनेट कर देगा। यानी कि जितने H+ होते हैं उतने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है, क्लियर ना। अगर हमारे पास 2 H+ है तो वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। अगर हमारे पास 3 H+ है तो वो कितने स्टेप में होगा कंप्लीट? 3 स्टेप का रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में सिंगल H+ देगा, दूसरे स्टेप में दूसरा H+ देगा, और जो तीसरा स्टेप है उसमें अपने तीसरे H+ को भी डोनेट कर देगा। तो ज़रा देखो, ये क्या है? ट्राई बेसिक एसिड है, क्लियर ना। ये सभी हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इनको भी अपने को पता होना चाहिए कि हमारी जो बेसिसिटी है इनके हिसाब से मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड भी कंसिडर होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ एक्सेप्शंस की, क्लियर ना। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे जो एसिड्स हैं उनमें H+ होते तो 3 हैं, है ना, क्लियर ना। H होते 3 है लेकिन वो H+ 3 नहीं देता है, क्लियर ना। तो कुछ ऐसे भी हमारे पास एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर आपको लगता है कि इसकी बेसिसिटी 3 होनी चाहिए या इसकी बेसिसिटी 2 होनी चाहिए, बट होता उतना नहीं है, यानी कि जो होता है वो दिखता नहीं है, क्लियर ना। चलो, तो इसको रब कर दूँ मैं, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए, फाइनली हम इसको रब कर देते हैं और आपको मिलवाते हैं एक और कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में भी और ख़ासकर इनऑर्गेनिक में भी। ये चीज़ें आप हर जगह पढ़ते हो, और देखा जाए तो 50% 60% एग्जामिनेशन में पूछने के चांस इनके होते हैं, बहुत फेमस है, क्लियर ना। तो चलिए यहाँ पर बात कर देते कुछ एक्सेप्शंस की। इनमें आप एक्सेप्शंस डाल दीजिएगा, एक्सेप्शंस डाल के आप लिखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉस्फोरस एसिड्स, ऐसे एसिड्स जो फॉस्फोरस के होते हैं, ठीक है। इनमें जो पहला नाम है उनको बोलेंगे हम, देखो H3PO2, ये पहला नाम है। दूसरा नाम है H3PO3, और ये जो तीसरा नाम है उसका है नाम H3PO4, है ना। ज़रा ध्यान से देखिए,
आपको देखने पर लगेगा ये तीनों ही एसिड हैं, ऑक्सी एसिड हैं, पक्की बात। लेकिन ऑक्सी एसिड है, आप तीनों को देखकर आप ये कहोगे कि देखो इसकी भी बेसिसिटी कितनी होगी 3, इसकी भी बेसिसिटी कितनी होगी 3, इसकी भी बेसिसिटी कितनी होगी 3, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कितने H+ हैं 3, यहाँ पर भी कितने H+ हैं 3, यहाँ पर भी कितने H+ हैं 3। बट फिलहाल वही बात है, अगर आपको जो दिखाई दे वही हो आंसर तो फिर एक्सेप्शन काहे का। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है, इसकी जो बेसिसिटी है वो 3 नहीं होगी, इसकी भी बेसिसिटी 3 नहीं होगी, इसकी बेसिसिटी 3 होगी। ऐसा क्यों? तो वही चीज़ अपने को समझना है। तो इसका अपने को पता चलता है कितना स्ट्रक्चर्स अपने को इसके बारे में आइडिया लगता है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। सबसे पहले मैं बेसिसिटी यहाँ लिख दूंगा। तो बेटा बेसिसिटी इसका होता है 1। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो बेसिसिटी होगी वो होगी 2 और इसकी जो बेसिसिटी होगी वो होगी कितना 3। क्या समझ पा रहे हो? क्लियर? अब बात करते हैं कैसे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। H3PO4, क्लियर ना? इसका नाम है ज़रा इसके नाम पर अगर हम जाएं तो इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड और इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। चलो अभी बता देता हूँ मैं, पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें। थोड़ा बड़े में बनाइएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। ये फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो, ये रहा OH, देन OH, नहीं कितने OH हैं यहाँ पे? 2 OH हैं। H कितने हैं? 3। H 3 है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके स्ट्रक्चर पाइए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। तो देखो यहाँ पर कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड हो, OH OH एंड देन H, इसका भी हो गया। ज़रा इस पर गौर करें, इसमें 4 ऑक्सीजन हैं। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ कितने हैं? 4 ऑक्सीजन हैं। तो देखो P डबल बॉन्ड हो, OH OH और फिर ये OH, हो गए 4 ऑक्सीजन। काउंट कर लीजिए। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। फॉस्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 5, और फास्फोरस ने यहाँ 5 बॉन्ड बना भी लिया है, ठीक है। देख लो आप सभी लोग। अब ज़रा आपको ध्यान ये देना है कि जो H+ निकलता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो H+ डोनेट होता है वो ध्यान रखिएगा, वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से डोनेट होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो H+ बाहर निकलता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से बाहर निकलता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कितने हैं? 1 ऑक्सीजन 1, ये दूसरा ऑक्सीजन 2, ये तीसरा ऑक्सीजन 3। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाले से कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। जितने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे उतने H+ बाहर निकल जाएंगे। यानी कि ऑक्सीजन के साथ साथ, क्योंकि ऑक्सीजन ही यहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लियर ना? यानी कि जो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन होंगे वही हाइड्रोजन बाहर निकल पाएंगे, वही हाइड्रोजन फर्निश हो पाएंगे। यानी कि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है? कितने ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है? 1 2 3। यानी कि यहाँ पर तीनों H बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो जब तीनों H बाहर निकलेंगे तो इस यहाँ पर क्या होगा? इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3, क्लियर ना? यानी कि यहाँ पे क्या बोलोगे? 3H+ डोनेट्स। यहाँ पर कितने H+ डोनेट होगा? 3H+, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन कितने हैं? 3। बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन कितने हैं? हाँ कितने हैं? 2, एक ये रहा और एक ये रहा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? 2H+ डोनेट्स। यहाँ पर 2H+ बेटा डोनेट होगा। तो जब 2H+ डोनेट होगा तो बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। सिमिलरली बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन से अटैच ऑक्सीजन कितने हैं?
1 है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा 1H+ डोनेट। एक ही H+ यहाँ पर डोनेट हो पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच केवल एक ही हाइड्रोजन है, इस वजह से इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। तो अब से आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी आपसे पूछे कि भाई H3PO4 की बेसिसिटी कितनी होगी तो आप क्या बोलोगे 3। आपसे पूछे H3PO3 की बेसिसिटी क्या होगी, आप क्या बोलोगे, हाँ आप बोलोगे 2। और H3PO2 की अगर आपसे पूछेगा बेसिसिटी क्या होगी तो आप क्या बोलोगे 3। ओके 1 क्या बोलोगे 1। ठीक है, चले आगे बढ़े। क्लियर, चलिए। अच्छा हाँ, आप नेमिंग बोल रहे थे, इसका नेमिंग आप लिख लो। इसका नेमिंग है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, कई जगह ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिखा रहता है तो आप इसको लिख लो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज व्हाट फॉस्फोरस एसिड। अब कहां पर इक लगाया है, कहां पर अस लगाएंगे, ठीक है, वो चीजें हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। क्लियर ना। इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। छोड़ो, यहाँ जगह थोड़ा कम बढ़ रहा है। ठीक है, हाइपो यहाँ लिख देता हूँ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, चलो आप समझ लेना। तो ये कुछ के नाम है, ये एक एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन है वो आपको मैं बताता हूँ, फिलहाल इसको आप कॉपी करिए, फिर एक और एक्सेप्शन से आपको मिलवाता हूँ मैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। कॉपी कर लीजिए। डन, चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूँ अब। चलिए, एक और है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, ये भी काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है इसमें भी। ठीक है, तो आपको नोट कर लीजिए इसको। ये बोरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला है H3BO3। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी कभी लिख कर आता है जहाँ पर बच्चे समझ लेते हैं कि ये क्या है, बेस है। क्योंकि कभी भी OH को देखते हैं तो हमारे जहन में एक ही चीज़ आता है, ये बेस है ना। NaOH का मतलब क्या है, बेस। KOH का मतलब क्या है, बेस। तो BOH का मतलब बेस होना चाहिए, है ना, जहन में आता है। बट कभी भूल मत करिएगा, क्योंकि ये बेस नहीं है, एसिड ही है। इसको लिखने का इस तरह से तरीका है, कई जगह ऐसे लिखा रहता है ये। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी भी आए कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्लियर ना। चलो तो देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड में कितने H+ हैं, तो आप क्या बोलोगे 3। दिख रहे हैं 3, बट ध्यान रखिए यहाँ पर भी क्या है, ये एक्सेप्शन है, ये भी क्या है बेटा, एक्सेप्शन है। इनको भी आपको याद रखना है, ये भी क्या है, एक्सेप्शन है। इसकी जो बेसिसिटी होती है वो होती है 1। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। देखो होता क्या है, अगर हम BO3 को बनाएं स्ट्रक्चर, BO3 का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें आपसे BO3 का, H3BO3 का, वो कुछ इस तरह बनता है। OH दिख रहा है, कुछ इस तरह से बनता है स्ट्रक्चर H3BO3 का। अब ज़रा आप गौर करिए, यहाँ पर जो बोरॉन है, बोरॉन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है 3।
तो बोरॉन ने अपनी वैलेंसी तो कंप्लीट कर ली है, क्लियर ना। लेकिन अगर आप ज़रा ध्यान से देखो तो बोरॉन ने क्या अभी ऑक्टेट कंप्लीट किया है अपनी। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। कितने चाहिए? 8। क्या बोरॉन ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया है? नहीं। बोरॉन ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2, यानी कि बोरॉन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से बोरॉन की जो ऑक्टेट है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। बोरॉन की जो ऑक्टेट है वो क्या है? इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। तो बोरॉन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि तभी स्टेबल होगा। इसका मतलब अभी जो बोरॉन है ये डेफिशिएंट कंपाउंड है। क्या है ये? डेफिशिएंट कंपाउंड है। इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। तो अब क्या होगा? इसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि इसके सामने कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाए, इसके सामने जिसके पास क्या हो? लोन पेयर हो। क्योंकि अगर इसके सामने कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाता है, उसके पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा? डोनेट। और जैसे ही बोरॉन को लोन पेयर मिल जाएगा तो बोरॉन क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। या तो दूसरा ऑप्शन ये है, क्लियर ना, दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने क्या कर रही है, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि भाई ये ऑक्टेट को इनकम्प्लीट ही रहने दे और खुद एक स्टेबल कंपाउंड बने, क्लियर ना। बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, क्लियर ना। ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल कंपाउंड इसके ऊपर चार्ज भी अपने आप तो नहीं आ सकता, क्योंकि जब चार्ज होंगे तभी जाकर किसी से रिएक्शन करके या कभी भी एलिमेंट को रिलीज करके या एलिमेंट को बाहर निकाल के ये क्या बन सकता है? थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। तो इस वजह से आपके लिए ध्यान ये रखना है कि ये फर्स्ट ऑप्शन को फुलफिल करेगा, यानी कि ये अभी भी तलाश में है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाए जो इसको क्या दे दे? लोन पेयर दे दे। तो बस इसकी जो तलाश है वो ख़त्म होने वाली है। तो अब होता क्या है कि इसका रिएक्शन होता है किससे? वाटर के साथ। किससे? वाटर के साथ। ज़रा गौर से देखिएगा, तो वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है इसका, तो मैं यहीं पर इसको रिएक्ट करा देता हूँ वाटर से, ठीक है। वाटर से रिएक्शन जब होगा मतलब H2O से, क्लियर ना। तो जैसे ही H2O से रिएक्शन होता है तो कुछ ऐसा सीन बनता है, देखो ध्यान से ज़रा आप। HO, ये तो बोरॉन का, ये तो H3BO3 का स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया है। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ने कर दिया है डोनेट, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा है हाइड्रोजन H2O, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है? देखो 1 2 4, यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे, क्लियर ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को उसने दे दिया है, देख लो। तो अभी जाकर बोरॉन क्या हो चुका है? स्टेबल हो चुका है, क्योंकि बोरॉन अभी जो 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास था अभी कितने हो गए हैं? 8, यानी कि ऑक्सीजन ने उसको क्या कर दिया है? डोनेट। लेकिन अब यहां तक तो देखो इनऑर्गेनिक था, अब थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ आते हैं। अब समझना ध्यान से आप कि बोरॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, इस वजह से बोरॉन के ऊपर चार्ज क्या आ गया है? नेगेटिव। चलो इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन ने बोरॉन को दिया, इस वजह से बोरॉन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। कौन सा चार्ज बेटा? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ऑक्सीजन ने दिया, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकते आप, क्लियर, एग्री। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, होता क्या है कि कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कैरी नहीं कर सकता है, क्लियर ना। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनफैक्ट सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। सबसे पहला नंबर किसका आता है? फ्लोरीन का। दूसरा नंबर किसका आता है? ऑक्सीजन का,
ठीक है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये खुद को न्यूट्रल बनाना चाहेगा। ये कहेगा भाई मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों दिए हो, मेरे को न्यूट्रल होना है, क्योंकि तो मैं तो क्या हूँ, मैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मुझे पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए, मेरे को न्यूट्रल करो। तो क्या होगा, अब ये न्यूट्रल कैसे बनेगा। अब ये देखो क्या करेगा, अपने बाजू वाले हाइड्रोजन को कहेगा भाई तू निकल जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को लेने वाला हूँ। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, अपनी ओर पुल कर लेगा। क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। ज़रा देखिए क्या हो रहा है इस सिस्टम में, ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। जैसे ही पुल करेगा तो पहली बात तो क्या है, इसने हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को ले लिए हैं। इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन था, एग्री, एक हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन था। इसने अपने इलेक्ट्रॉन को जब लिया है तो उस इलेक्ट्रॉन से इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया है क्या, न्यूट्रल हो गया है, न्यूट्रल। फाइनली जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने क्या कर लिया है, अपनी ओर खींच लिया है। तो अपने इलेक्ट्रॉन से तो ये न्यूट्रल हो गया है, लेकिन जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, उस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो बस यही कहानी है। तो जैसा ऐसा होगा उसके बाद फिर क्या बनेगा, रिएक्शन, रिएक्शन कुछ इस तरह हो जाएगा बेटा, BOH4 यहाँ पर नेगेटिव। समझ में आ रहा है, यानी कि बोरॉन के पास तो पहले ही नेगेटिव था। ऑक्सीजन भैया ने बोला कि भाई मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है हमें नहीं चाहिए, हमें तो न्यूट्रल बनाना है। तो न्यूट्रल बनाने के लिए क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर लिया। और जैसे उसने इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो चुका, न्यूट्रल, और एक एडिशन में और नेगेटिव चार्ज उसके आ गया है। बाहर कौन निकल गया, ये रहा हमारा H+, ये H+ बाहर निकल गया। तो अब आप देख सकते हो कि सिंगल H+ डोनेट हो गया, यानी कि कितना H+ डोनेट हो गया, सिंगल, यानी कि एक H+ को डोनेट किया। किसने किया, बोरिक एसिड ने नहीं किया। अब ज़रा देखो ये H+ जो निकला है वो क्या बोरिक एसिड से निकला है, नहीं भाई, बोरिक एसिड के पास तो सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। OH इसके पास यहाँ पर अभी भी है, यहाँ पर भी सब कुछ है। यानी कि जो H+ निकला है बाहर वो किसने दिया है, वो बोरिक एसिड ने नहीं दिया है, वो वाटर ने दिया है। तो ध्यान रखिए, इकलौता बोरिक एसिड ही वो एसिड है जिसके H+ एसिड नहीं देता है, उसका H+ कौन देता है, वाटर। क्लियर ना, उसका H+ कौन देता है, वाटर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो बोरिक एसिड है उसका H+ कौन देता है, वाटर देता है। तो इस बात को लिखिए, इस बात को आपको यहाँ नोट करना है कि बोरिक एसिड removes H+ from water not by itself। ठीक है, यानी कि बोरिक एसिड में जो H+ डोनेट किया है वो एसिड ने नहीं किया है, वो किसने डोनेट किया है, पानी ने किया है, वाटर ने किया है। ठीक है, और कितने H+ डोनेट किया है, 1। इस वजह से क्या है, मोनोबेसिक है। इस वजह से क्या है, ये मोनोबेसिक है, क्योंकि एक H+ क्या हुआ है, डोनेट हुआ है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई ये सवाल कहेगा कि बोरिक एसिड में बेसिसिटी कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे, 1, क्योंकि कितने H+ निकलते हैं यहाँ से, एक H+ निकलता है। कौन देता है, पानी देता है, क्योंकि हर बार क्या है, देखो HNO3 है, HNO3 में H+ कौन देता है, एसिड देता है। HCl है, HCl में H+ कौन देता है, एसिड देता है। H2SO4 है, H2SO4 में H+ कौन देता है, एसिड देता है। जितने भी एसिड्स हैं, इवन जितने भी बेस हैं, उन सभी में H+ और OH कौन देता है, एसिड या फिर बेस। लेकिन अकेला बोरिक एसिड ही वो एसिड है, इस वजह से इंपॉर्टेंट भी है। अकेला बोरिक एसिड ही वो एसिड है जिसमें से H+ निकलता तो है लेकिन वो खुद नहीं देता है। कौन देता है, वाटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं नोट करूंगा
क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वजह से बोरिक एसिड को हम लिविस एसिड भी बोला करते हैं। ठीक है, क्लियर ना? बोरिक एसिड को हम लिविस एसिड भी बोलते हैं। कौन सा एसिड? लिविस एसिड। तो लिविस एसिड कौन से एसिड होते हैं? जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब, ठीक है। चलिए, जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिविस एसिड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट था जो अब मैंने आपको बता दिया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बोरिक एसिड है H3BO3, उनकी बेसिसिटी भी कितनी होती है? 1। और वहाँ से जो H+ निकलता है वो कौन देता है? वाटर डोनेट करता है, एसिड डोनेट नहीं करता है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर। डन? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो हो गई एसिड्स की एन फैक्टर की बातें। कुछ एक्सेप्शंस आए दिमाग में तो मैंने आपको बता दिया, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि देखो, जो चीज़ें हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि भाई आप किस जगह कंफ्यूज हो सकते हो, वो वहीं से पूछेगा। वहाँ पर आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, उसी हिसाब से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। क्लियर ना? अगर कंसेप्ट अच्छे से नहीं क्लियर है, चीज़ों को आपने अच्छे से समझा नहीं है, फिर वहाँ पर आपकी गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो देखो, एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने ये देखा कि जो एन फैक्टर होता है वो एसिड का, वो किस पे डिपेंड करता है? बेसिसिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि एन फैक्टर ऑफ एसिड्स डिपेंड्स अपॉन देयर बेसिसिटी। बट एक चीज़ और आपको मैं बता रहा हूँ कि वो रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है। यानी कि जो एन फैक्टर होता है, इट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन ऑल्सो इन विच इट पार्टिसिपेट्स। क्लियर ना? यानी कि एसिड उस रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है, उसका एन फैक्टर, जिसमें वो पार्टिसिपेट करता है। क्लियर ना? तो आओ देखते हैं कैसे। यानी कि पहले लिखिए इसमें एन फैक्टर ऑफ एन एसिड्स also depends on the type of reaction it participates। ठीक है, किस रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है H2SO4, सभी को पता है ये एसिड है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है मान लो NaOH के साथ, और अभी इसने क्या दिया है मेरे को? NaHSO4 और प्लस H2O। देखिए ज़रा ध्यान से, H2SO4 क्या है? डाइबेसिक है, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना होना चाहिए? 2। कितना होना चाहिए? 2। लेकिन अभी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुका है ना? तो जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुका है तो अब इसका एन फैक्टर 2 होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को हम पता कैसे लगाएंगे कि H2SO4 ने कितना H+ NaHSO4 को दिया है। तो ज़रा आप ध्यान से देखें कि कितने H+ का डोनेशन हुआ है H2SO4 से लेकर यहाँ तक। देखो, यहाँ पर 2 H+ हैं, यहाँ पर 1 H+ है, यानी कि H2SO4 ने अपने 1 H+ को दिया है। यानी कि H2SO4 डोनेट्स 1 H+। दिख रहा है? क्योंकि इसने 1 H+ दिया है, इस वजह से जो है इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1। ठीक है, क्लियर? सॉरी, इसका नहीं, एन फैक्टर किसका होगा? H2SO4 का। तो ध्यान रखिए, कभी भी आपके सामने कोई एन फैक्टर H2SO4 का 1 लिख देगा तो आप कह दोगे भाई गलत है, बट वो सही लिखेगा। इसलिए वो सही लिखेगा क्योंकि ये चीज़ भी समझना जरूरी है कि H2SO4 का जो एन फैक्टर है, यानी कि जो भी एसिड है, उनके एन फैक्टर बेसिसिटी होते हैं
ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है। अगर इस रिएक्शन में एक H+ डोनेट किया जा रहा है तो उसका n फैक्टर कितना होगा 1, ठीक है। लाइकवाइज अगर हम अगले रिएक्शन को देखें तो ज़रा इस रिएक्शन को आप ज़रा गौर करिए, H2SO4 प्लस NaOH Na2SO4 प्लस H2। ज़रा आप इस रिएक्शन को देखें। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन में तो एक H+ दिख भी रहा था, लेकिन इस रिएक्शन में H कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ने यानी कि H2SO4 ने अपने दोनों H+ को क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है। पहले वाले में एक H+ को डोनेट किया था, इस वजह से यहाँ पर एक H+ दिख रहा था, लेकिन सेकेंड वाले रिएक्शन में क्या है, H2SO4 ने अपने दोनों H+ को क्या किया है, डोनेट कर दिया है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप यहाँ पे कि H2SO4 डोनेट्स 2H+, कितना 2H+। इस वजह से यहाँ पर जो n फैक्टर होगा वो कितना होगा 2। क्लियर ना। तो आप जैसा देख रहे हो, पहले वाले में n फैक्टर H2SO4 का 1 है, दूसरे वाले में कितना है 2 है। हाँ, अगर कोई रिएक्शन की चर्चा ना हो रही हो, अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछे बताओ H2SO4 का n फैक्टर कितना होगा, तो आप कितना बताओगे 2। बताओ HCl का n फैक्टर कितना होगा 1। बट अगर कोई रिएक्शन दिया जा रहा है आपको, उसमें आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कितने H+ दे रहा है, ठीक है। अगर H2SO4 को देखना था मुझे, तो मैंने देखा H2SO4 ने अभी एक H+ को दिया है, तभी NaHSO4 आया है, तो 2H+। यहाँ पर मैंने देखा H2SO4 ने दोनों H+ को दे दिया है, तभी तो H यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, NaHSO4 Na2SO4। क्लियर ना। इस वजह से इसका n फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। तो मुझे यही चीज़ आपको बतानी थी बस। फिलहाल ये चीज़ एसिड में भी क्लियर है, और अभी जो हम बेस पढ़ेंगे, बेस में भी यही चीज़ है। जो बेस का जो n फैक्टर होता है वो भी डिपेंड करता है रिएक्शन पर। आगे हम बेस में भी देखेंगे ये चीज़। क्लियर ना। तो एसिड के लिए भी ये ट्रू है और बेस के लिए भी ये ट्रू है। क्लियर ना। तो बेस के लिए भी यही चीज़ अपन देखेंगे। जिस रिएक्शन में बेस पार्टिसिपेट करेगा उसी हिसाब से हम n फैक्टर को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और n फैक्टर के लिए एक चीज़ और समझ लीजिएगा, हमेशा 1 मोल के लिए निकाला जाता है। किसके लिए निकाला जाता है, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर। चलिए आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम बेस के बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं। चलिए तो हेडिंग डालिए n फैक्टर फॉर बेसिस। n फैक्टर फॉर बेस। बस इसको थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि एसिड तो आपने देख ही लिया है, तो बेस जस्ट उसका रिवर्स ऑर्डर है। n फैक्टर फॉर बेसिस, ये सेकंड पॉइंट था हमारा n फैक्टर। n फैक्टर फॉर बेसिस, ठीक है। देखो बेस के लिए क्या है, जिस तरह एसिड के लिए उसका n फैक्टर क्या था, बेसिसिटी था, उसी तरह बेसिस के लिए जो n फैक्टर होगा वो होगी एसिडिटी। क्या होगी बेटा, वो होगी एसिडिटी। क्लियर। तो देखो n फैक्टर फॉर बेसिस के लिए क्या होगा, एसिडिटी। क्लियर ना। तो एसिडिटी जो होगा हमारा वो 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहली बात, एसिडिटी क्लियर हुई सबको। एसिड्स का जो n फैक्टर होता था वो क्या होती थी, बेसिसिटी। सिमिलरली बेसिस के जो n फैक्टर होंगे वो क्या होंगी, एसिडिटी। एसिडिटी 2 टाइप से हमारे देखे जाएंगे। सबसे पहला होगा नंबर ऑफ OH माइनस। एसिड्स के केस में क्या था, H माइनस का डोनेशन होता था। ठीक है। अ बेस कैन डोनेट्स, एक बेस कितने OH माइनस डोनेट कर सकता है। जितने डोनेट करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, वही उसकी क्या हो जाएगी, n फैक्टर हो जाएगा उस बेस के लिए।
दूसरा, नंबर ऑफ H प्लस एक्सेप्ट्स, यानी कि कोई भी बेस कितने H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर कोई भी बेस अगर एक H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो उसकी एसिडिटी कितनी होगी 1 और उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। मान लो कोई ऐसा बेस है वो 3 H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, कितने H प्लस को 3, तो उसके एन फैक्टर कितने हो जाएंगे 3 और उसकी एसिडिटी भी कितनी हो जाएगी 3। क्लियर ना। चलिए तो बात कर लेते हैं इस एसिडिटी में हमारा जो बेस होता है वो भी 3 कैटेगरी का होता है। पहला जो होता है मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और लास्ट होता है ट्राई एसिडिक बेस। क्लियर। तो देखो मोनो एसिडिक बेस में क्या होगी, जो एसिडिटी होती है, जो एन फैक्टर होता है वो बेटा कितना होता है 1। डाई एसिडिक बेस में जो एन फैक्टर होता है वो कितना होता है 2 और ट्राई एसिडिक बेस में जो एसिडिटी होती है वो होती है 3। इस वजह से जो एन फैक्टर होता है वो भी कितना होता है 3। बात बस वही है, बस घुमा फिरा के बात वही है। बट एसिड के केस में क्या था, बेसिसिटी था और बेस के केस में क्या है, एसिडिटी है। दैट्स इट, और कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखो हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल KOH है। आप सबको पता है KOH टूटेगा तो कैसे देगा, K प्लस OH माइनस। सिमिलरली अगर हम बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्यारा बेस है ना, हमारा प्यारा बेस, तो ये कैसे ब्रेक होगा, कैल्शियम प्लस 2 OH माइनस। सभी को दिख रहा है? नहीं, ये तो हमारे पास 2 OH दे दिया ना। क्लियर, सॉरी, यहाँ पर 2 OH आ गया, इसको डाई एसिडिक में होना चाहिए था। और बताइए NaOH, आप देख सकते हो यहाँ पर सिंगल OH डोनेट हो रहा है, दिख रहा है, सिंगल OH डोनेट हो रहा है। अगर सिंगल OH डोनेट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, बेस, है ना, यानी कि मोनो एसिडिक। H प्लस मान लो एक्सेप्ट करेगा तो भी हम अभी देखते हैं। फिलहाल देखते हैं डाई एसिडिक बेस किसको कहते हैं, जहाँ पर 2 OH माइनस क्या होते हैं, डोनेट होते हैं। तो जैसा एग्जांपल में मैं अभी लिख रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जब टूटेगा तो क्या देगा, कैल्शियम प्लस 2 और प्लस 2 OH माइनस। तो क्योंकि इसने 2 OH माइनस क्या किए हैं, डोनेट, इस वजह से ये क्या है, डाई एसिडिक बेस है और इसका एन फैक्टर कितना होगा 2। आइए ZnOH ट्वाइस, यहाँ पर जिंक प्लस 2 और प्लस 2 OH माइनस। ट्राई एसिडिक में अगर हम देखें मेरे पास है FeOH थ्राइस। FeOH थ्राइस में अगर हम देखें तो क्या होगा, Fe प्लस 3 और प्लस 3 OH माइनस। यहाँ पर कितने OH माइनस हैं, 3। इस वजह से इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 3। क्लियर। चलो ये तो हो गया कितने OH माइनस एक बेस डोनेट करता है। जितने डोनेट करता है उतना ही क्या हो जाएगा, उसकी एसिडिटी, उतनी ही क्या हो जाएगी उसकी एन फैक्टर। अब जरा देखें H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो देखो एक्सेप्ट करेगा, देखो क्या होता है इसमें, अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव्स, समझ रहे हो, अमोनिया का मतलब क्या हो गया NH3 या फिर उसके डेरिवेटिव्स। ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है अमोनिया, मैं यहाँ पर दूसरे पेन से लिखता हूँ, चलो रेड पेन से लिखता हूँ मैं। यहाँ पर मान लो मेरे पास है अमोनिया, सभी को दिख रहा है अमोनिया। इस अमोनिया ने एक H प्लस को एक्सेप्ट किया है, समझ रहे हो। चलो नहीं किया है तो मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। देखो जब अमोनिया को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो अमोनिया क्या देगा आपको, अमोनिया एक H प्लस पानी से ले लेगा, पानी से एक H प्लस ले लेगा। तो बताओ ये क्या करेगा, NH4 बनाएगा, NH4 प्लस बनाएगा, क्योंकि पानी ने अपना एक H प्लस दिया है तो पानी के पास बचा कितना, OH माइनस। क्योंकि अमोनिया ने H प्लस को एक्सेप्ट किया है, यानी कि क्या किया है इसने, H प्लस
एक्सेप्ट, H प्लस एक्सेप्ट। इस वजह से अमोनिया क्या है? बेस। इस वजह से अमोनिया क्या है? बेस। समझ रहे हो? तो जो भी H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? बेस। क्लियर ना? और भी अगर मैं बोलूं आपसे तो ऐसा भी है, मान लो ये हमारे पास है RNH2, RNH2 सभी परिचित हो इससे, अल्किल अमाइन, अल्किल अमाइन इसका नाम है RNH2। इसमें अगर मैं H प्लस ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये RNH3 प्लस, ये भी क्या है? एक बेस है। तो कोई भी पर्टिकुलर अमोनिया का डेरिवेटिव, अमोनिया का डेरिवेटिव बोले तो अमोनिया से अटैच होने वाला कोई भी पर्टिकुलर एजेंट है, अगर वो H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्लियर ना? जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो देखो ये क्या है? C2H5NH2, इसका नाम है इथाइल अमीन। क्या नाम है इसका बेटा? इथाइल अमीन, इथाइल अमीन। कुछ भी नहीं हुआ है, पहले ऐसा था NH3 था, ये अमोनिया था, इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, बचा कितना? NH2 बचा। दिख रहा है सभी को? अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए, उसके जगह कोई भी ग्रुप अटैच कर दीजिए, वो बन जाएगा अमोनिया का डेरिवेटिव। यहां पर अमोनिया में से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया है, उसके जगह मैंने क्या डाल दिया? इथाइल। तो क्या बन गया? इथाइल अमीन। हाइड्रोजन को हटा के मैंने R लगा दिया तो क्या बन गया? अल्किल अमाइन बन गया। ठीक है, समझ गए? तो जितने भी अमोनिया होते हैं या अमोनिया का डेरिवेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। क्लियर ना? क्योंकि यहां पर एक H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसका N फैक्टर कितना हो गया? 1। N फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 1। ये भी ध्यान रखिएगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो कितना करेगा? अगर एक H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो फिर N फैक्टर 1 होगा, अगर 2 H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो N फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? चलिए इसको कॉपी करिए। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डन? चलिए देखिए, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। यहां पर अगर हम बात करें H2N CH2, H2N CH2, लास्ट NH2। ठीक है, दिख रहा है? इसका नाम है इथिलीन डायमीन। क्या नाम है? इथाइलिन डायमीन। इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं EN, शॉर्ट फॉर्म में EN बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हो। इसका पूरा नाम अगर हम देखें, इसका नाम है इथाइलिन डायमीन। ठीक है, इथाइलिन डायमीन इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में EN। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास सभी को दिख रहा है एक लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर देगा, किसको? हाइड्रोजन को। और डोनेट करके ये क्या कर लेगा? बिल्कुल बढ़िया, डोनेट करके ये क्या बना लेगा? बेस। अभी भी ये बेस है, किसका डेरिवेटिव है? अमोनिया का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अब इसको बेस बना लेगा। तो जैसे ही H प्लस को ये एक्सेप्ट करेगा तो एक H प्लस यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, एक H प्लस यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, यानी कि दोनों ही कॉर्नर से, एक्सट्रीम कॉर्नर से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड में नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। तो बताओ यहाँ पर क्या बचेगा? बहुत बढ़िया, NH3 प्लस यहाँ पर CH2 फिर यहाँ पर क्या बचेगा? NH3 प्लस। सभी को दिख रहा है? देख लो। तो अब बताओ इसने कितने H प्लस एक्सेप्ट किए? एक H प्लस यहाँ से एक्सेप्ट किया, एक H प्लस यहाँ से एक्सेप्ट किया।
तो इस वजह से बताओ अब इसकी बेसिस, इसकी एसिडिटी कितनी हो गई 2, क्योंकि यहाँ पर कितने H प्लस एक्सेप्ट किया 2H प्लस एक्सेप्ट्स। इस वजह से इसका जो N फैक्टर है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर ना। तो ऐसे भी हम N फैक्टर को देख सकते हैं। क्लियर ना, ऐसे भी हम N फैक्टर को एग्जामिन कर सकते हैं। समझ रहे हो। और लास्ट में फिर से वही बात कि जो एसिडिटी है यानी कि जो N फैक्टर है किसी भी बेस का वो उसकी एसिडिटी होती है, लेकिन वो रिएक्शन में भी डिपेंड करता है। जैसे एसिड के केस में हुआ था, जिस रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करेगा उस पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर ना। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, कॉपी कर लो जल्दी से। कर लिया। चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो इसमें भी आप नोट करके लिख लीजिए कि नोट करके क्या लिखेंगे, N फैक्टर ऑफ बेसिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन N फैक्टर ऑफ बेसिस। चलो मैं लिख देता हूं N फैक्टर ऑफ बेसिस नोट करके। N फैक्टर को एक और नाम से हम जानते हैं, क्या उसका नाम है वैलेंसी फैक्टर। N फैक्टर ऑफ बेसिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन on the type of reaction in which it proceeds, जिसमें वो प्रोसीड कर रहा है। जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है ZnOH होल ट्वाइस प्लस HCl। यहाँ से मिल गया अपने को ZnOHCl और प्लस H2O। और यहीं पर एक दूसरा रिएक्शन मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ZnOH का होल ट्वाइस प्लस HCl इम्प्लाइज ZnCl2 और प्लस H2O। बैलेंसिंग नहीं करेंगे, बैलेंसिंग के चक्कर में मत पड़िए अभी, ठीक है, वो आगे का मुद्दा है। तो ज़रा देखो यहाँ पर आप, यहाँ पर अपने पास जिंक हाइड्रोक्साइड है, उसने HCl से रिएक्शन किया, ठीक है। तो सबको पता है कि यहाँ पर N फैक्टर 2 होना चाहिए, क्योंकि हमने ही सीखा है कि जिंक जितना OH माइनस देगा, यानी कि कोई भी बेस जितना OH माइनस को देगा वही उसकी क्या हो जाएगी N फैक्टर। लेकिन क्या आप कह सकते हो, अगर आप इसका N फैक्टर 2 बोल रहे हो, इसका मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड को 2 OH माइनस देना चाहिए। क्या दे रहा है इस रिएक्शन में, इसका कैसे क्लियरेंस होगा, इसको देखने के लिए आप ज़रा यहाँ पहुँचिए। इसको ज़रा देखिए आप, ZnOH होल ट्वाइस से क्या बन रहा है, ये बन रहा है। क्या इसमें कितने OH माइनस ZnOH दे रहा है, सिंगल OH माइनस, यानी कि ZnOH2 कितने, जिंक हाइड्रोक्साइड कितने OH माइनस दे रहा है। इसका मतलब क्या है, सिंबल, यानी कि 1 OH माइनस डोनेट, एक ही OH माइनस दे रहा है। इस वजह से इसका N फैक्टर कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। क्लियर। बट यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों के दोनों OH माइनस दे चुका है, तभी तो यहाँ पर OH है नहीं, है ना। एसिड का केस जैसा है वैसा ही है, सेम टू सेम, बट यहाँ रिप्लेस हो गया है, वहाँ H प्लस था, यहाँ क्या आ गया है, OH माइनस आ गया है। तो यहाँ पर 2 OH माइनस डोनेट, 2 OH माइनस डोनेट्स, ठीक है। तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, 2 हो जाएगा। तो इस बात का भी अपने को ध्यान में रखना है कि देखते ही एसिडिटी जितनी है उतना देखते ही नहीं बोल देना है कि भाई रिएक्शन कोई भी हो, N फैक्टर जिंक OH माइनस 2 देखा, यार ये तो ZnOH2 है, इसका N फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से रिएक्शन में कितने OH माइनस दे रहा है या फिर कितने H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर ना। जितने H प्लस एक्सेप्ट करेगा या जितने OH माइनस डोनेट करेगा वही क्या हो जाएगी, उसकी एसिडिटी हो जाएगी, वही उसका क्या हो जाएगा, N फैक्टर हो जाएगा। क्लियर, जो इन एग्जांपल्स में आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
बाकी एक्सेप्शंस इसमें नहीं है, जो भी एक्सेप्शंस थे वो बेस में थे, एसिड्स में थे। बेस के केस में कोई भी एक्सेप्शंस आपके नहीं है, तो आप बेफिक्र रहिए। बस जितने OH माइनस दिखेंगे उतने एन फैक्टर है। क्लियर ना? अगर कोई रिएक्शन देगा तो रिएक्शन में देख लेना जाके, और अगर रिएक्शन नहीं देगा तो फिर तो नॉर्मली सा जितना OH रहेगा उतना ही क्या होगा, एन फैक्टर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। एन फैक्टर एसिड्स के केसेस में बता दिया मैंने, एन फैक्टर बेसिस के केस में बता दिया। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डालिएगा, फिफ्थ नंबर, फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ नंबर है ये, एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए जो एन फैक्टर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट कर लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, उनके केस में। ठीक है, देखो जरा एक चीज़ आपको याद दिला दूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या पढ़ा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होता है, रिड्यूस। यानी कि जब वो खुद रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको याद रखने की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं सेल्फ रिड्यूस्ड एंड अदर्स ऑक्सीडाइज्ड। खुद को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। जैसे ये सेल्फ रिड्यूस करेंगे तो बताओ इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, गेन करेंगे। खुद को रिड्यूस कैसे करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी तो रिड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, जो सेल्फ ऑक्सीडाइज होंगे, का तो उनका क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि खुद का ऑक्सीडेशन होगा, एंड दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, अदर्स रिड्यूस्ड। क्लियर? और जब खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं थी, आपको तो पता ही है कि जब किसी का खुद का ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस ही करेगा वो। क्लियर? चलिए, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो जब ये बात आपको समझ में आ रही है तो इंटायरली पूरा का पूरा आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इनमें सबसे पहले बात करेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट की। क्लियर ना? पोटेशियम पर मैग्नेट की एक चीज़ और मत भूलिएगा, जो भी एन फैक्टर हमने डिस्कस किया था उसकी जो कहानी थी वो क्या है, एन फैक्टर की फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। क्या लिखा था हमने एन फैक्टर में, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये चीज़ आपको याद है? क्लियर? हाँ, याद नहीं है तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना, वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर। क्लियर ना? मान लो कोई 2 मोल का स्पेसी है, उससे 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। क्लियर ना? 2 मोल का कोई स्पेसी है, उससे 10 इलेक्ट्रॉन मान लो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो 2 मोल से 10 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो बताओ एन फैक्टर क्या होगा। एन फैक्टर तो हमेशा 1 मोल का निकलता है, तो 2 मोल से अगर 10 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं तो बताओ 1 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गए। हाँ, 1 मोल से कितने, 5। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, फिर बात करेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम सबसे पहले लिखेंगे KMnO4। क्लियर ना? तो चलो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चर्चा होगी किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की।
इनमें सबसे पहला नाम है पोटेशियम पर मैंगनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं KMnO4। आपको रेडिकल में मैंने लिखाया है पर मैंगनेट का फॉर्मूला, देख लेना। पर मैंगनेट का फॉर्मूला क्या था वहाँ पे, MnO4-1। ठीक है, क्लियर। पोटेशियम पर मैंगनेट। तो पोटेशियम पर मैंगनेट जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, KMnO4 के बारे में आप लिख लीजिएगा। KMnO4 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कि इसने बहुत से रिएजेंट को क्या किए हैं, ऑक्सीडाइज कर चुका है ये। क्लियर ना, वही हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर ना। एंड इट फॉर्म्स different n factors in different medium। अलग अलग मीडियम में इसके n फैक्टर क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। अलग अलग मीडियम में इसके n फैक्टर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम लोग को वही देखना है, तो चलो देख लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें आपसे MnO4 माइनस की, तो MnO4 माइनस देखो, सबसे पहले बात आती है किस मीडियम की, एसिडिक मीडियम की। किसकी, एसिडिक। फिर बात आएगी किसकी, न्यूट्रल की। फिर बात आएगी किसकी, बेसिक की। ठीक है, क्लियर ना। ज़रा मुझे बता दो कि अभी Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। बिल्कुल बढ़िया, +7 है ना, निकाल लोगे। ठीक है, MnO4 इसका नाम क्या है, मैंगनेट पर मैंगनेट आयन। ठीक है, पर मैंगनेट आयन। क्लियर ना, फिर से लिख देता हूं, पर मैंगनेट आयन। पर मैंगनेट आयन। तो MnO4 जो होता है वो एसिडिक मीडियम में +7 से कहाँ जाता है, +2 में जाता है, हमेशा +2 में जाता है। तो बताओ +7 से जब वो +2 में जाएगा तो बताओ कितने का चेंज आएगा, हाँ 5 का। तो n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ध्यान रखना, जब भी MnO4 माइनस है यानी कि पर मैंगनेट आयन है, उस कंडीशन पे Mn के ऊपर चार्ज आएगा +7, और +7 हमेशा एसिडिक मीडियम में कहाँ जाएगा, Mn+2। क्लियर ना। बात अगर करें न्यूट्रल मीडियम की, तो न्यूट्रल मीडियम में ये कहाँ जाता है, MnO2 में जाता है, यानी कि Mn के ऊपर +4 का चार्ज आएगा। और इस वजह से n फैक्टर कितना आएगा, 7 से 4 में कितने का चेंज आएगा, 3 का। तो n फैक्टर कितना होगा यहाँ पे, 3। क्लियर। तो न्यूट्रल हो या कई की जगह लिखा रहता है स्लाइटली बेसिक। क्या लिखा रहता है, स्लाइटली बेसिक, यानी बहुत थोड़ा सा बेस हो, या फिर न्यूट्रल। तो ये MnO4 में जाएगा। लेकिन अगर बेसिक हो गया या फिर अल्कलाइन, ऐसा भी सवाल आएगा, या कभी भी मीडियम अल्कलाइन हो या फिर बेसिक हो, तो उस कंडीशन में जो MnO4 माइनस है वो कहाँ जाता है, MnO4 -2। MnO4 कहाँ जाता है, MnO4 -2। इस वजह से Mn के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +6। तो चलो आओ बताओ n फैक्टर कितना आना चाहिए। यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 6 है, कितने का चेंज है, 1 का। तो बस n फैक्टर कितना आ गया, 1। तो देख रहे हो आप, जो मैंगनेट आयन है वो मीडियम पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। अगर मीडियम एसिडिक है तो +7 से कहाँ जाएगा, +2, n फैक्टर कितना होगा, 5। अगर मीडियम न्यूट्रल है तो +4, n फैक्टर कितना होगा, 3। और अगर मीडियम बेसिक है तो +7 से वो कहाँ जाएगा,
+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और उस टाइम पर उसका जो n फैक्टर होगा वो कितना होगा 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको पर मैंगनेट की बात बताई है, अब आपको ये मैं बताऊंगा कि ये जो पर मैंगनेट आयन है, ठीक है, ये अलग अलग जो आयन्स हैं उनको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर देता है। जैसे क्योंकि पोटेशियम पर मैंगनेट क्या है, बहुत ही अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बताओ अगर ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद क्या होगा, रिड्यूस, सामने वाले को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज। तो बस सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज बहुत अच्छे से करेगा। इस वजह से ये कुछ आयंस को बहुत आसानी से क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। उसमें सबसे पहला नंबर आता है Fe+2 का, यानी कि MnO4 माइनस Mn+2 को Mn+3 में चेंज कर देता है एसिडिक मीडियम में। और अगर हम बात करें नेक्स्ट MnO4 माइनस ऑक्सलेट आयन को, यानी कि C2O4-2, उसको CO2 में चेंज कर देता है। क्लियर ना। तो ये सारी चीज़ें भी अपने को पढ़नी है, बट फिलहाल आज की क्लास हम उसको नहीं करेंगे। आज की क्लास अपन इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल के क्लास में अपन क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ेंगे, यानी कि पर मैंगनेट बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसको किसको ऑक्सीडाइज करता है ये अपने को सीखना है। उसके बाद अपने को बहुत इंपॉर्टेंट से सीखना है क्या, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट का तो अपने फॉर्मूला पता है, बट एक्चुअली होता क्या है इक्विवेलेंट, उसके बारे में अपने को डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए, वो चीज़ अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में जो है डिस्कशन जो हुई, थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम जो मिलेंगे तो इसके आगे के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास अगला क्लास होगा, तो थोड़ा आप पढ़कर आइएगा, फिर अपन आगे बात करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।